नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग। आज बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाने पर छिड़े सियासी संग्राम की। एनसीईआरटी ने हाल ही के दिनों में अपने इतिहास के सिलेबस में कुछ बदलाव किए। मुगलों के चैप्टर को हटा दिया गया और जैसे यह फैसला हुआ, इस पर सियासी फसाद शुरू हो गया। इधर किताबों से मुगलों का चैप्टर क्लोज क्या हुआ, उधर विरोधियों का मुगल प्रेम खुलकर सामने आ गया। एक सुर में हैदराबादी भाईजान और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला लाल हो गए। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो फैसला एनसीईआरटी ने लिया उस पर कैसे बवाल मचा हुआ है। उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। मुगलों का मिटा निशान, कुछ लोग हुए परेशान। मुगल साम्राज्य का चैप्टर क्लोज, भाईजान के उड़े होश। अकबर से औरंगजेब, अब सब आउट ऑफ कोर्स। जी हां, एनसीईआरटी ने अपनी किताब से मुगल इतिहास का चैप्टर क्या क्लोज किया, मुगल से मोहब्बत करने वाले तिलमिला उठे। इस लिस्ट में नया नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का जुड़ा है। उन्होंने इतिहास के सिलेबस में बदलाव का विरोध किया और केंद्र सरकार को घेरना नहीं भूले। तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है। जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था। अब अलायंस फारूक अब्दुल्ला इस फैसले से आग बबूला हैं। हैदराबादी भाईजान भी आग उगलने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपना नफरती चैप्टर ओपन कर दिया। मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। मुगलों पर इतना सियासी बवाल क्यों मच रहा है, अब जरा इस बात को समझिए। दरअसल हाल ही में एनसीईआरटी ने इतिहास के सिलेबस में बदलाव किया। मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया। 12वीं कक्षा के हिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर को हटाया गया। जहां जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा हैं, वहां पर इसे लागू कर दिया गया है। मतलब सीबीएसई और यूपी समेत कई स्टेट बोर्ड में नया बदलाव लागू हो चुका है। सिलेबस में बदलाव शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए लागू हो चुका है। मामले पर एनसीईआरटी ने सफाई भी दी है, कहा कंटेंट का बोझ कम करने के लिए ऐसा किया गया। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं की और केंद्र सरकार को इसी बहाने घेर लिया। सिलेबस में जो अच्छी चीजें थी वो पूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है, इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। इस विवाद के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि किताबों से मुस्लिमों का चैप्टर क्लोज होने से आखिर विरोधियों में बवाल क्यों मचा हुआ है। मुगल शासकों की आत्मकथा आखिर भारत के लोग क्यों पढ़ें, हिंदू सम्राटों के गौरव गाथा को ज्यादा जगह इतिहास के पन्नों में क्यों ना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इन दिनों देश में मानो ऐसा लगता है कि अगर मुगलों की बात की जाए या किसी धर्म विशेष की बात की जाए तो कुछ लोगों को मुखालफत करनी है, चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी क्यों ना हो। और एनसीईआरटी तो इस पर खुलकर कह चुका है कि बच्चों के ऊपर कोविड के बाद बर्डन ज्यादा था, इसके चलते कुछ सिलेबस को कट शॉर्ट किया गया और सिर्फ मुगलों को ही कट शॉर्ट नहीं किया गया, कई दूसरी चीजें थी उसे भी कट शॉर्ट किया गया। हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा है। हमारे साथ करण वर्मा जुड़े हुए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं।
हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, और माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद जी भी राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत माजिद हैदरी जी मैं आपसे करता हूं। आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं सर, और आप ये जानते होंगे कि इस तरह के जब नीतिगत फैसले लिए जाते हैं तो उसके पीछे बाकायदा एक सोच होती है, और अगर एनसीईआरटी ने इस तरह का फैसला लिया है तो जाहिर बात है कि उसके पीछे उसका एनालिसिस होगा। खबर यह भी है कि इसके पीछे बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, तब जाकर यह तय किया गया था कि कितने सिलेबस को हटाया जाएगा, और कई सारी चीजें हटाई गई हैं। अब सर सीधा सा सवाल यह है कि क्या भारत मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेगा तो काम नहीं चल पाएगा? अनुराग भाई, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। आप मुगलों का इतिहास कागज के पन्नों से तो हटा सकेगी भागवा विचारधारा, लेकिन मुगलों की यादें, मुगलों का योगदान और मुगलों का बलिदान कैसे मिटाएंगे? कैसे आप उनकी यादें हटाएंगे? मुगलों की यादें उतनी मधुर हैं, उतनी प्रेमी है जितना जोधा अकबर का प्रेम है। मुगलों का बलिदान और योगदान उतना ही बड़ा है कि आज भी यूपी में 100 करोड़ रुपए जो है वो ताजमहल और बाकी मुगलों की संपत्ति से आते हैं। और मुगलों का बलिदान इतना बड़ा है कि आज भी इस देश में मेरे हिंदू भाई जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। अगर मुगल चाहते तो आज इस देश में शायद एक भी हिंदू नहीं होता, लेकिन वो टॉलरेंट थे, उनने हिंदू भाइयों की जनसंख्या बढ़ने दी, बोला हिंदू हमारे भाई एक साथ रहेंगे, और आज उन्हीं के भाई जो है भागवा विचारधारा की वजह से मुगलों को भारत का दुश्मन माजिद हैदरी जी, आप तो मुझे लगता है कि आपने जो पढ़ा है सिर्फ एक डायरेक्शन में पढ़ा है। मुझे रोकना पड़ रहा है सर मजबूरी के साथ, आपने इतनी गाथाएं गा दी, मुझे रोकना पड़ रहा है। दरअसल यही वो मुगल थे जिसने भारत के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, यही वो मुगल थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को गिराया, यही वो मुगल थे जिन्होंने कई हिंदू मंदिरों पर इस तरह से हमले किए ताकि हिंदुओं का नामो निशान मिट जाए, यही वो मुगल थे जिन्होंने बर्बरता कुछ इस तरह से की कि महिलाएं अपने घरों से निकलने में कांपती थी उस दौर में। ये आक्रांता थे सर हमारे देश के। इनके इतिहास को पढ़ना जरूरी है क्या? आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं बैठकर। मेरे भाई, मैं आपसे, मैं वर्मा जी से भी इस मंच पे पूछना चाहता हूं कि इनकी आपत्ति मुगलों से है या कि मुसलमानों से है? क्योंकि खिलजी से परेशानी है, टीपू सुल्तान से परेशानी है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप दो टर्मिनोलॉजी को मैच कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप मुगलों को मुस्लिमों से मैच कर रहे हैं। सर हमारे देश में मुस्लिमों ने तो भारत का गौरव बढ़ाया है, आपकी जो मुगलों ने नहीं बढ़ाया कभी। कर्नाटक में टीपू सुल्तान दुश्मन है, राजस्थान में जाए तो अलाउद्दीन दुश्मन है, यूपी में जाए तो मुगल दुश्मन है। भाई ये क्यों एक ही धर्म के जो सम्राट रहे? मतलब कुल मिलाकर माजिद हैदरी आप ये कहते हैं कि हमारे देश में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाना जरूरी है? बिल्कुल है, क्यों ना पढ़ाया जाए। आज भी मुगल जो चलाते हैं, 15 अगस्त को जब तिरंगा फहराया जाएगा लाल किले से, तो वो कहां फहराया जाएगा? तो सर वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। हमारे देश में कुछ लोग जानबूझकर घुसे, देश को लूटने की कोशिश की, देश का लेकर देश में बना दिया, तो क्या उनके नाम पर छोड़ दें क्या वो चीज? गजब बात करते हैं आप। देश के ही है ना आप भी। अच्छी चीज की आपको दूसरी मिल नहीं पाती। दूसरा ताजमहल किसी ने नहीं बनाया, किसी और सम्राट ने ताजमहल नहीं बनाया। सर जिस ताजमहल को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको भी बनाने में लोगों के हाथ काट दिए गए। बोलिए आप उसके समर्थन में थे क्या? नहीं, आप भी कुछ इस तरह की चीज बनाएंगे तो चाहेंगे क्या कि किसी के हाथ कट जाएं? कहानी नहीं है ये, मनगढ़ंत कहानी जो है भागवा विचारधारा ने बनाई। हाथ किसके काट दिए भाई? कहां है सबूत? मुझे दिखाइए। माजिद हैदरी जी, मुझे लगता है आप एक डायरेक्शन में पढ़ते हैं और आपको वो सही लगता है जो आप बोलते हैं। करण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? करण जी प्लीज। वो कह रहे हैं देश में जो हुआ सब मुगलों की देन। नहीं, मैं देखिए माजिद जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनकी एक बात से मैं जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि मुगलों का इतिहास पढ़ना चाहिए भाई जानना चाहिए कि कोई कितना क्रूर, नृशंस और हत्यारा हो सकता है। ये हमारे को जानना बड़ा जरूरी है। और ये मैं और आप क्या कहें अनुराग जी, नहीं फर्क पड़ता। ये खुद ये बात कहते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर खुद कहते हैं कि आज मैं काजी बनाऊं। बड़े गर्व से कह रहे, कोई झुटला ही नहीं सकता इस बात को। आज मैंने इन बुद्ध परस्तों को मारा है और मैंने काजी का टाइटल अज्यूम किया है। 33,000 लोगों को चित्तौड़ में आज मैंने मारा है। तजुके बाबरी में, बाबरनामा में बाबर खुद कहते हैं हमने कैसे मंदिर तोड़े। वसीरे आलमगिरी में औरंगजेब, जिनके कसीदे पढ़ते हैं ये, वो खुद कहते हैं मैंने कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर गिराया। उदुपी महमूद गजनी की, जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसने कहा कि जब गजनी वहां पहुंचे सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ने, तो वहां पे साधु संत आए, उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ण मुद्राएं ले लो, हमारी आस्था है, ज्योतिर्लिंग मत तोड़ो। उसने कहा मैं तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन पे मुझे बुद्ध शिकन के रूप में जाना जाए, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, ना कि बुद्ध फरोश के रूप में। ये तो इनका इतिहास है। लोगों को और हिंदुओं मुझे लगता है इन्होंने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी या फिर खिलजी के बारे में नहीं पढ़ा। ये टीपू सुल्तान पर चले जाते हैं।
टीपू सुल्तान ने भी कुछ कम कारनामे किए। वहां पर आज भी एक वर्ग में दिवाली नहीं मनाई जाती। इन्होंने ऐसा ब्लडशेड उस दिन किया था टीपू सुल्तान ने। बात सच ये है अनुराग जी, मैं एक बात बता दूं, और सिर्फ ताजमहल नहीं है इस देश में। अनुराग जी अब इनको चुप कराइए। अच्छा एक मिनट राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके लिए सवाल बात पूरी कर लो प्लीज। करण जी बहुत जल्दी से। जिनको ये भ्रम हो गया है ना कि ये देश ताजमहल है, कभी हमारे बृहदेश्वर मंदिर पहुंच जाइएगा तंजावुर में, तमिलनाडु में, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल है। हम कोई मोहताज नहीं है ताजमहल के, समझ में आ गया आपके? और ताजमहल भी इस देश के लोगों ने अपने हाथ से बनाया है, कोई ऐसा नहीं। वही तो बात है ना कि ये तो हमारे देश की संपत्ति है, वहां पे इसे मुगलों के नाम पर ग्लोरीफाई क्यों करते हैं कुछ लोग? जाहिल मुगल थे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास करण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बातें आपसे और भी होंगी। राहुल लाल जी, विद्यालय भारत में, विद्यालय पढ़ाई लिखाई भारत में जाहिल थे मुगल। आज भी आप उनका आर्किटेक्चर सीखते हैं सर। हमारे देश में जब साधु संतों की परंपरा थी ना सर, जिस दौर में ऋषि मुनि पढ़ाई करते थे, उस दौर में भी हमारा देश का जो पढ़ाने की जो पद्धति थी वो पूरे विश्व में फेमस थी। क्या बात करते हैं आप? रहने दीजिए, कहां इतिहास में जा रहे। माजिद हैदरी आपने एक डायरेक्शन में पढ़ा है, पोल खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपकी। राहुल लाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप अच्छी चीजों को हटा रहे हैं। ये मुगल अच्छी चीज है क्या? ये हमारे देश को ग्लोरीफाई करके गए क्या? नहीं देखिए, मैं तो सोच रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा समर्थक है, क्योंकि हमें ध्यान में है कि 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली लाल किला बना के वहां से भाषण दिया था। तो लाल किला के प्रति अगर इतना प्रेम है तो फिर आप मुगल स्थापत्य से कैसे घृणा कर सकते हैं? मुगल, देखिए आप, अगर हम लोग जब बात करते हैं भारतीय हिंदुस्तान के संविधान की, तमाम बीजेपी के लोग बोलते रहते हैं, कट्टरवादी संगठन के लोग बोलते रहते हैं कि उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम को उसमें स्थान दिया गया। तो ध्यान रखिए, उसी संविधान में, संविधान के पुस्तक में अकबर महोदय को भी स्थान मिला है, बादशाह अकबर को भी स्थान मिला है। अगर हम इतिहास में मुगल सल्तनत को नहीं पढ़ाएंगे, आप समझिए, अगर महाराणा प्रताप की वीरता को भी समझना है तो कैसे समझेंगे? महाराणा प्रताप को समझने के लिए क्या अकबर की वीरता को समझना आवश्यक नहीं है? अनुराग जी आप ही बता दीजिए। अगर आपको शिवाजी को समझना है तो क्या आपको फिर से मुगल नहीं पढ़ना पड़ेगा? मुगल आपके इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, उसके कुछ अच्छे हिस्से भी हैं, उसके बहुत शानदार स्वर्णिम पल भी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो सरकार को, जो हिंदू एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं सर, इन किताबों से हटाए गए, मुगल देश से हटाए नहीं गए। वो जो मॉन्यूमेंट्स है वो आज भी हैं, पढ़ने वाला पढ़ सकता है सर। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी आ रही है मुझे। अनुराग जी, नए पीढ़ी के लोगों को कैसे पता चलेगा? आप अगर पाठ्य पुस्तक में उसे स्थान नहीं दे रहे तो आप तो सर, लेकिन एनसीईआरटी का तर्क है इसके पीछे कि कोरोना काल में जो बर्डन है वो ज्यादा हो गया था पढ़ाई को लेकर, इसलिए ये कम करना पड़ा। इसके पीछे तर्क है सर, तथ्यात्मक आधार पर ये फैसला लिया गया, ऐसे ही थोड़ी हवा में ले लिया गया। नहीं, बड़ा सही कहा। जो तर्क है, देखिए वो तर्क कितना शानदार है। उस तर्क में सीधे सीधे ध्यान में रखा गया कि गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित चैप्टर को हटा दीजिए। वो तर्क इतना शानदार है कि उसमें अगर आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाए तो उसी हिस्से को हटाया जाए। तो वो कितना तार्किक ढंग से निर्णय लिया गया। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, ठीक है, ये जो बदलाव हुए हैं एनसीईआरटी में, ये पहली बार नहीं हुए, ये कांग्रेस शासनकाल में भी बदलाव होते रहे और 2017 में भी हुए, 2019 में भी हुए, अभी भी हुए, और ये जरूरत के हिसाब से होता है सर। और हमारे देश में ये बात सब मानेंगे कि जरूरत के आधार पर बदलाव करना पड़ता है हर पद्धति में। तो उस लिहाज से आज की ये जरूरत हो सकती है। बड़ी बात यह है कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर कुछ नहीं बोलते। आपको बोलना है तो मुगलों पर बोलना है, क्योंकि वो पॉलिटिकली सूट करता है। मैं आ रहा हूं आपके पास राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश सर, मैंने जितने भी लोगों से पूछा जो मुगल के पाठ्यक्रम को हटाने का विरोध करते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि मुगलों का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाना जरूरी है। ये समझ से परे कि देश में इतना इतिहास है, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, फिर भी मुगलों को पढ़ना जरूरी है। अनुराग, ऐसा है कि इतनी बात से मैं सहमत हूं कि मुगलों का पढ़ना बहुत जरूरी है और मुगल का इतिहास भारत के इतिहास में होना ही चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इन मुगलों ने भारत का कैसे नाश किया है और इस देश की सभ्यता संस्कृति ही नहीं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सबको विनष्ट करने में और सभ्य देश को असभ्य बनाने में कितनी बड़ी भूमिका है। पहली बात तो यह है कि जो लोग माजिद हैदरी और राहुल लाल जी या फारूक अब्दुल्ला, किसी ने बदलाव को देखा ही नहीं कि बदलाव क्या हुआ है। मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि मुगल काल के
कुछ चैप्टर हटाए गए। बिल्कुल सर, क्योंकि क्या था कि इतिहास को कुछ जरूरत से ज्यादा 11वीं 12वीं में जो 11वीं 12वीं के छात्रों को चाहिए, अगर आप पुरानी पुस्तकें देखें, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा हुआ है पहले, वो इतना ज्यादा था जो जानकारी उसको बीए में मिलनी चाहिए। जैसे मुगल कोर्ट्स हैं, उस काल की शिल्प कलाओं पर है, जो 3 भाग है उसके पहले चैप्टर में भी मुगल काल है, ये नहीं कि उसमें नहीं है। लेकिन आप ऐसे विषय दे रहे हैं ना जो विषय शोध के विषय होते हैं, तो वो उनमें से जब 2017 में किताबों का पुनरीक्षण हुआ तो बहुत सारे संस्तुतियां आई थी, तो उन संस्तुतियों के आधार पर कुछ चीजें बदलाव हुए हैं। लेकिन न इसमें से मुगल काल को कोई हटाया जा सकता है, लेकिन मुगल काल जैसा है वैसा दिखाया जाएगा, ये बात सच है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जैसा आपने पहले भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, कि भारत का इतिहास जो मध्यकाल हम लोग पढ़ते हैं उसको 2 भाग में बांट दिया गया था, सल्तनत काल और मुगल काल। अब भारत का इतिहास उतना ही नहीं है। आप पूर्वोत्तर से लेकर के पूरे गुजरात तक और कश्मीर से लेकर के अगर आप दक्षिण तक चले जाएं तो राजे रजवाड़े ही नहीं, सामान्य ऐसे अनेक वीर पुरुष है, वैज्ञानिक है, साधु संत है, सन्यासी है, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है समाज सुधार और सारे करके, लेकिन उन सबको आपने छोटे छोटे में समाहित कर दिया हुआ है। अब शिल्प कला में केवल मुगल काल का शिल्प कला पढ़ते हैं, तो वो रेशनलाइज है कि संपूर्ण भारत का इतिहास धीरे धीरे हो। ठीक है सर, बहुत ये एक लाइन और बोल रहा हूँ, भारत का इतिहास का 2014 से 2023 का इतिहास पढ़ा जाएगा तो मोदी जी का इतिहास तो ज्यादा भारत रखेगा ना उसमें। अरे भाई अगर 2014 से लेकर अब तक का इतिहास कभी अगर पढ़ाया जाएगा भविष्य में, तो उसमें मोदी जी दिल्ली के सत्ता में है तो स्पष्ट है कि उनका भारत ज्यादा होगा। इसमें क्या दिक्कत है, बताइए आप। ठीक है अवधेश जी, आपके लिए मुगल काल के इरफान हबीब साहब ने मोटी मोटी किताब लिख के रखी हुई है, आप उसको लेके आराम से पढ़िए, अब किसी को मना नहीं किया गया है। छात्रों को जितने एक उम्र में जितने ज्ञान की जरूरत है और जैसा जरूरत है ताकि उनके अंदर सकारात्मक दृष्टि हो, इतिहास को इतिहास के रूप में वस्तुनिष्ठता के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेवारी है। और अवधेश सर, इसका पर्सपेक्टिव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बात जब मुगलों की हो रही है तो कुछ राजनेता, कुछ धर्म से जुड़े हुए लोग इस पर आपत्ति जाहिर करते हैं, लेकिन फिर जो दूसरे सिलेबस हटाया उसको लेकर इतने गंभीर या विचारणीय दूसरे लोग क्यों नहीं है। मैं बहुत जल्दी से आता हूं स्वामी चक्रपाणी जी, आपने सभी लोगों को सुन लिया, लेकिन हमारे देश का इतिहास क्या कहता है, इतना गौरवशाली इतिहास, लेकिन पढ़ने के लिए क्या अब ये मुगल ही बचे? देखिए जी, यही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आजादी के बाद से ही हमने कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया, और ऊपर से जो विदेशी आक्रांता थे जिनका उद्देश्य था भारत में आकर के लूटपाट करना, इस सोने की चिड़िया को लूटना, उन्होंने, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि ढंग का मस्जिद बना दे। उन्होंने हमारे ही मंदिरों को तोड़ करके ऊपर हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा गुंबद मस्जिद का बना दिया, जो आज तक देख रहे हैं। किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को जारी करता है फतवा, औरंगजेब की मंदिरों को तोड़ दिया जाए। चार कितने सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ करके, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या जी को तोड़ा। आज ये कह रहे हैं कि जी ताजमहल उसने बनाया। अरे ताजमहल भी तेजो महल था, भगवान शिव का स्थान था। कहीं मकबरे पे कहीं पानी का बूंद गिरता है क्या? वो तेजो महल था लेकिन कब्जा करके ताजमहल अरे चुप रहो, बीच में ना चक्रपाणी जी, तब तेजो महल का फॉर्मूला फेल हो चुका है चक्रपाणी जी। कुतुब मीनार स्वामी जी महाराज ये कॉमेडी शो नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक, सुन लो मेरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, स्वामी जी महाराज ये कॉमेडी शो नहीं है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप जो है हिंदुओं को कहते हो कि मुगलों की कृपा से हिंदू बचे, ऐसा नहीं है। आप बताओ, मूलचंद इनका नाम था, वो इनके पूर्वजों का, आज ये माजिद हैदरी बन के बैठे हुए हैं। अगर मुगल होते तो आज मूलचंद के बैठे या तोते बन के बैठे होते माजिद हैदरी, लेकिन ये हमारे भाई थे, इनको अलग कर दिया गया। मुगलों ने तलवार के बल पे इनको तमीज तलवार पहना दिया। सवाल इस बात पर, मुगल तो देश में आतंकी थे, देश में लूटने आए थे, उनको तो रावण की तरह पुतला उसका दहन करना चाहिए। और मैं सरकार, स्वामी जी ये कॉमेडी शो नहीं है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, स्वामी जी मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम हम पर्सनल नहीं होते हैं, हम इसको एक चर्चा ही रहने देते हैं, एक सार्थक चर्चा ही रहने देते हैं। माजिद हैदरी साहब, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हमेशा आपसे चर्चा करते हुए, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप ये ना कहें कि सिर्फ मैं आपसे एंटी सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये है दरअसल कि आप मुगलों को लेकर इतना हाइपर एक्टिव क्यों हैं? आप दूसरी चीजों को लेकर भी सवाल उठा सकते थे, क्या क्या हटा है, मैं एक बार जरा उस पर गौर डालता हूं। सिविक्स से यूएस हार्मोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कोल्ड वॉर एरा हटाया गया। पॉलिटिकल साइंस से जन आंदोलन उदय और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हटाया गया।
इसके अलावा हिंदी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक गाने को हटा दिया गया, विष्णु खड़े की कविता सत्य को हटाया गया। सर इनको लेकर भी इतनी मुखरता से बोलिए ना, सिर्फ एक मुगलों तक सीमित क्यों है आप? ये बताता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है। अनुराग भाई, मैं मुगलों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मुगल सम्राट जैसा कोई सम्राट नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मुगलों का शासन था तो 24% विश्व का जीडीपी केवल भारतवर्ष से आता था। उसके बाद ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाया। मुगलों का ऐसा सम्राट था भारत को लूटेगा तो जीडीपी बढ़े ना करेगी। 100 करोड़ रुपए मुगल साम्राज्य से मिलते हैं और हम लोग देखिए क्या बात कर रहे हो। माननीय स्वामी जी माजिद हैदरी साहब, इतिहास तो आपने भी पढ़ा है। शो में आए थे जोक्स। नहीं माजिद हैदरी साहब, इतिहास तो आपने भी पढ़ा है। हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। लूटने वाला कौन था? कहां से आए थे आक्रांता? क्या करके गए देश में? यहीं पर रहे, यहीं पर सर उन महिलाओं को आपने पढ़ा होगा सर, मुझे भरोसा है इस बात का। आपको ये नहीं पता क्या कि हमारे देश की महिलाओं के साथ, खासतौर पर जो हिंदू महिलाएं होती थी, उनके साथ क्या किया जाता था? कुछ तो सेंटिमेंट्स रखिए। प्रेम को क्या बताते आप? प्रेम को आप अमर प्रेम की क्या आप गंदा नाम दे रहे हैं? अमर प्रेम। अरे सर, तो अकबर के नाम पर कब तक मुगलों की रोटियां सेकते रहेंगे आप? क्या आप कुतुबुद्दीन ऐबक को भूल सकते हैं क्या? आप अपनी विचार, आप औरंगजेब को भूल सकते हैं क्या? औरंगजेब तो अपने पिता का सगा नहीं हुआ। मुगलों ने रिश्ते बनाए हिंदू। ये मुगलों को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं? देश में और करण वर्मा जी, पैसे इसी देश को विशाल बनाया। करण वर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। करण वर्मा जी, माजिद साहब ने 2-3 बातें कही, जरा मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा 24% जीडीपी की मुगलों के दौरान होती थी। बिल्कुल होती थी। 40% से गिरा करके वो 24% पे ले आए। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे 40% होता था। इसलिए पूरी बात बोला करिए माजिद साहब, आपसे उम्मीद मैं ये रखता हूं। पहली बात। दूसरी बात, इनको किस बात पे इतना गर्व है मुगलों का? सिरसा चौक पे गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया गया औरंगजेब के ऑर्डर पे, उस पे है गर्व इन्हें? या संभाजी महाराज को तड़पा के मारा गया जिस औरंगजेब के कारण, उस पर इनको गर्व है? किस बात पे आपको इतना नाज है? आपको शर्म आनी चाहिए। और मुगलों का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए अगर लिखा जाए। मेरे भाई, मुझे गर्व इसलिए है कि मेरे देश का तिरंगा लाल किले से फहराया जाता है। अनुराग, मुझे गर्व है कि इस देश का साथ, दुनिया का 7वां अधिकार मुगलों ने इस देश को दिया। तिरंगा फहराते हैं आजादी के दिन लाल किले से। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, एक एक करके माजिद भाई, 1 मिनट। हाँ, करण ड्यूरेंट जो कि एक बहुत ही प्रख्यात हिस्टोरियन है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरियंस, प्राइज भी मिले। उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक इन्वेजन था स्पेशली मुगल्स के दौरान, दैट वाज द ब्लडीएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आप जरा सोचिए, ये एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का कहना है, ब्लडिएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ। अरे माजिद हैदरी ने तो सर पकड़ लिया। माजिद हैदरी साहब, मैं मानता हूं कि इतिहास और सत्य इतना ही कड़वा है। क्या कहेंगे आप? प्लीज बताइए, अपना जवाब दीजिए। माजिद हैदरी, ये पहुंच गए ना उसी मुद्दे पे जो मैंने कहा था। इनको परेशानी मुगलों से या मुसलमानों से। देखिए, इस्लामिक इन्वेजन कह दिया इनने। मैंने जो सम्राट देश को बनाने आए, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने आए, उन पर कैसा बनाने आए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया? क्या बात कर रहे हैं करण भाई? काश के अंग्रेज नहीं आए होते ना इस देश में, आज भी मुगलिया शासन होता। और आपको अरे सर, माजिद हैदरी, ये आप कॉन्ट्रोडिक्शन बात कह रहे हैं। 1 मिनट माजिद हैदरी साहब, 1 मिनट माजिद हैदरी साहब, ये मुगलों ने देश को ग्लोरीफाई नहीं किया है। ये मुगल वो हैं जिनको बहुत पहले भगा देना चाहिए था। 1 मिनट माजिद हैदरी साहब, इन्होंने हमारी देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया, हमारी देश की संपत्तियों को तोड़ा, हमारे देश की महिलाओं को नहीं छोड़ा। आप इन मुगलों को समर्थन दे रहे हैं सर? एक बात और देखिए, छोड़ा क्या अमर प्रेम को क्या? अरे सर, आपका अमर प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? शादी ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं अमर प्रेम की? महारानी, ये क्या अमर प्रेम लगा रखा है? क्या बात कर रहे हैं? सर, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ जो बर्बरता की है, मुंह से बोलने में शर्म आती है। नहीं, सब झूठ है। आप पढ़ने के बावजूद उसको एक्सेप्ट नहीं करते सर। औरंगजेब ने यूपी में बनारस में हिंदू लड़की की। सर, जिस औरंगजेब को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, एक बार जरा इतिहास पढ़िए, क्या किया था अपने पिता के साथ, जरा खुद पढ़ कर आइए। गुरु अर्जन देव को किसने जलाया था? सलीम ने जलाया था, जिसकी आप पिक्चर देखते हैं मुगले आजम। अवधेश जी, जलाया था गुरु अर्जन देव को। अवधेश जी, ये मुगलों के ग्लोरिफिकेशन में कुछ लोग तो यहां तक भी पहुंच जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले मुगल थे। अवधेश जी, ऐसा है माजिद हैदरी को बोलने के लिए, जवाब देने के लिए पढ़ने की आवश्यकता उनको होती नहीं है। जाहिर है वो पढ़। देखिए, अगर आप मुगल काल का या अरब काल में इस्लाम के उदय का जो अमेरिका में, यूरोप में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको देखेंगे और अपने यहाँ को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। वहां बताया जाता है कि किस प्रकार से बार्बरिज्म से पूरे ईस्ट यूरोप को, सेंट्रल एशिया में कैसे इस्लाम फैला था। हमारे यहाँ ऐसे बताया गया है जैसे इस्लाम एक महान धर्म के रूप में आया और लोग कैसे सूफीज्म से होते चले गए। तो ये जो सच्चाई है, जैसे अभी बता रहे हैं, मेवाड़ के हमले में एक दिन में 35,000 लोगों को कत्लेआम किया गया था अकबर के शासनकाल में।
वो बिल्कुल। अच्छा वो इरफान हबीब भी मानते हैं, वो सारा इतिहास। दूसरी बात कर रहा हूं, देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अकबर कैसा महान था। हेमू के बारे में इतिहास में कितना लिखा हुआ है। हेमू कहां, बिहार से चलते हुए और दिल्ली तक पहुंच गया। अकबर और बैरम खान जहां युद्ध हो रहा था उससे 8 मील दूर खड़े थे कि हेमू इतना वीर है कि देख लिया तो मुझे मार देगा। ये बीए स्मिथ से लेकर सारे इतिहासकारों ने लिखा है। जब वो घायल होकर गिर गया तो बैरम खान कहता है कि इसको मारो। अकबर उसको उस घायल अवस्था में उसका गर्दन काटता है और मारता है। युद्ध का नियम था कि युद्ध में अगर कोई घायल होकर गिर गया उसका उपचार। अकबर उसमें नाबालिग थे युद्ध में, जिस समय की आप कहानी बता रहे हैं उसमें अकबर बालिग नहीं थे, नाबालिग थे। अकबर के पूरे व्याख्या को गलत ढंग से बता रहे हैं। अरे भाई बैरम खान उनके अभिभावक थे, बैरम खान अकबर के अभिभावक थे। जब अकबर बड़े हो जाते हैं अपने ढंग से निर्णय लेते तब उसके निर्णय की व्याख्या करेंगे। और इस्लाम को लेकर जो आप व्याख्या कर रहे हैं, इस्लाम कोई नफरत फैलाने वाला धर्म नहीं था। अभी भी इस्लाम की जब स्थापना हुई थी, इस्लाम शांति को स्थापित करने वाला धर्म के रूप में रहा है वो। अच्छा ठीक है, एक एक करके राहुल लाल जी, ठीक है अवधेश जी 1 मिनट राहुल लाल जी। लेकिन चलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, सबके अपने तर्क हैं। आपके मुताबिक मुगलों का इतिहास पढ़ना जरूरी भी है, रेफरेंसेस के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ्यक्रम उतने तक सीमित है। लेकिन एक सवाल यह है कि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जो कि नीतिगत होते हैं, तो इस तरह के मामलों पर सियासत क्यों होती है? इस तरह के मामलों पर वोट बैंक की सियासत करना क्या जरूरी है क्या? क्योंकि एनसीईआरटी एक तरह की बॉडी है जो पूरे देश में प्रशिक्षित है, प्रख्यात है, और उस हिसाब से उस पद्धति से लोग पढ़ना चाहते हैं देश में। उसका क्रेज आप जानते हैं अच्छे से। बावजूद इसके उस बॉडी को अपना इंडिविजुअल काम ना करने को देकर बल्कि इस पर सियासत शुरू हो जाती है। ये मजबूरी क्या है सियासतदानों? अनुराग जी, एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं काफी प्रतिष्ठित रही है। 2017 में भी जब सिलेबस को रखा गया था काफी शानदार ढंग से रखा गया था। लेकिन अब जब हम लोग कहते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में आ रही हैं, इस प्रकार से शिक्षण से संबंधित संस्थाओं के ऊपर भी दबाव। अरे आपके हिसाब से तो सर लोकतंत्र भी नहीं है देश में। नहीं, एक चीज जान लीजिए अनुराग जी, जो नीतिगत फैसले हैं, आप वही मैं बता रहा हूँ कि पूरे फैसले को देखिए, फैसला किस रूप में। आप उसमें गांधी को छोटा करने का प्रयास करते हैं, आप उसमें मुगल को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास जो है वो नीतिगत जरूर है, लेकिन सरकार के एजेंडे को पूरा करने वाला प्रयास है। अगर भारत के इतिहास को पढ़ा जाएगा, इतिहास को देखिए, इतिहास से सीखने की चीजें होती हैं और इतिहास के अच्छे बुरे हर पहलू काफी आवश्यक पहलू होते हैं। ऐसे स्थिति में बिना मुगल के हमारा इतिहास तो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। हम क्या अपनी अगली पीढ़ी को उसी प्रकार का गलत ज्ञान देना चाहते हैं? लेकिन आज एक नए देश का रिफॉर्मेशन हो रहा है, हमारा देश आज पूरे वैश्विक पटल पर गिना जा रहा है। आपको नहीं लगता कि उस प्रेजेंट हिस्ट्री को बताना ज्यादा जरूरी है जो हाल फिलहाल की हो? हमारे देश में इतना सब कुछ है और बहुत भव्य है, उसके बारे में पढ़ाना समझाना जरूरी है। और यही तो कह रहा है एनसीईआरटी कि लोगों पर बोझ कम हो पाए, बच्चों पर बोझ कम हो पाए, इसलिए उनको संक्षेप में बताया जा रहा है और मौजूदा समय की चीजें बताई जा रही। नहीं, मौजूदा समय की चीज तो बताई जाए, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा तो वही हिस्सा क्यों हटा? तो फिर दिख रहा है ना, अगर महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, उसी संदर्भ को आप क्यों हटा रहे हैं? तो ये पूरी चीजें पूरे के पूरे समझ में आती है कि एक पार्टी के एजेंडा को चलाने के लिए किया जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग स्वामी चक्रपाणी जी, एजेंडा है। भारत में इतिहास कैसा पढ़ाया जाना चाहिए सर? लास्ट 20 सेकंड है हमारे पास, आप बताइए सर प्लीज। देखिए, भारत में इतिहास शिवाजी की पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बात, शिवाजी, महाराणा प्रताप और तमाम हमारे महापुरुषों की कमी नहीं है, उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन इनको जिस प्रकार से मुगलों का महिमा मटित किया गया वो गलत है। निश्चित रूप से जो माननीय अवधेश जी कह रहे हैं और हमारे राजनीतिक करण शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल पढ़ा है, उनका पढ़ा है, लेकिन खलनायक के रूप में दिखाया कि उन्होंने कितना अन्याय किया, कितने अत्याचार। ठीक है सर, लेकिन ये सवाल बस वहीं छूट जाता है कि क्यों राजनीतिक बातें, क्यों इंडिविजुअल बॉडीज को अपना काम नहीं करने दिया जाता, जबकि इस तरह के फैसले जब नीतिगत तौर पर लिए जाते हैं तो उसके पीछे बहुत अच्छी खासी रिसर्च होती है। बहुत शुक्रिया करण जी, इतने वक्त इजाजत दे रहा था। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी।